Assalamualaikum everyone, my name is Sivaraz and welcome to my YouTube channel True Helper. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECO 303 का लेक्चर नंबर 4 और 3 लेक्चर्स जो हैं ऐसे शॉर्ट लेक्चर हो चुके हैं और आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारा चैनल प्रमोट हो सके और जिनका ये सब्जेक्ट है उनकी हेल्प हो सके। तो फर्स्टली जो है हम जो इस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करेंगे कवर करेंगे वो कौन कौन से होंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम टू सेक्टर। वन इज़ कंजम्पशन एंड सेकंड इज़ इन्वेस्टमेंट। पहले हम कंजम्पशन को जो है ब्रीफली फोर्थ में और फिफ्थ लेक्चर में जो है इसे कवर करेंगे। दैन सिक्स लेक्चर में जाके जो है वो जो है टू सेक्टर्स है ना, तो एक सेक्टर तो कंजम्पशन हो गया, दूसरा सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट वो हम सिक्स लेक्चर में कवर करेंगे। सो कंजम्पशन के क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन। तो फर्स्टली तो जो है वी शुड नो अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है कि ये नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट की रेशो में चेंज है। ठीक है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ अ रेशो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मीन डेल वाई, इसका जो है चेंज का जो है साइन होता है डेल, ये जैसे है, और नेशनल इनकम का जो सिंबल है वो है वाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का आई है और डेल जो है ये चेंज का शो करता है। रेशो कैसे ली जाती है कि हम इसे डिवाइडिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, ये है रेशो। तो के जो है वो क्या है, डेल वाई ओवर डेल आई। तो ये जो है इस डेफिनेशन के एन मुताबिक जो है ये इसका फार्मूला है। अगर हमने फॉर एग्जांपल डेल आई फाइंड करना हो तो क्या होगा कि डेल वाई ओवर के इज़ इक्वल टू डेल आई। ठीक है, अगर आई हमने फाइंड करना हो तो वाई ओवर के हो जाएगा, और अगर हमें वाई फाइंड करना हो तो ये आई मल्टीप्लाई हो जाएगा इस के साथ। ठीक है, इसी की ये जो है एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है कि आप लोगों को डेल वाई दिया हुआ 400 एंड आई दिया हुआ है 100। तो आप जो है 400 को 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है कि इसे जो है हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने डेल वाई फाइंड करना है तो के जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा डेल आई के साथ। ठीक है, और अगर हमें आई फाइंड करना है तो डेल वाई जो है उसके जो है डिवाइड में आ जाएगा के। तो इसी तरह ही यही सेम टू सेम एग्जांपल है कि आप जो है इनके जो है कोफिशिएंट्स चेंज करें और इनके अंदर वैल्यू पुट करें तो आपके पास एक नया फार्मूला आ जाएगा। देन वी हैव इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कीन्स थ्योरी क्या थी कि किसी भी इकोनॉमी में उस वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है जब लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई आपस में इक्वल हो। मीन डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। तो फिर वहाँ जो है जब जाहिर सी बात है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट की वजह से वहाँ नेशनल इनकम जो है वो एट एन इक्विलिब्रियम लेवल होगी। अगर किसी भी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है मगर सप्लाई जो है लेबर्स की वो कम है तो उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप है। इन्फ्लेशनरी गैप कैसे है, क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, चूँकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी उस इकोनॉमी में। ठीक है, और अगर डिमांड किसी इकोनॉमी में कम है बट सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ डिफ्लेशनरी गैप होगा। डिफ्लेशनरी गैप क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी उस इकोनॉमी में बिकॉज डिमांड नहीं है बट सप्लाई है। जबकि इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि डिमांड होती है मगर सप्लाई नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। इन्फ्लेशनरी गैप ये है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल और नेशनल इनकम ये जो है एट ए पॉइंट ऑफ एन इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, कि डिफरेंस इन बिटवीन मॉनेटरी नेशनल इनकम एट द लेवल ऑफ अबव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द रियल नेशनल इनकम एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशनरी गैप। किसी भी इकोनॉमी में उनकी जो है इनकम्स आपस में बराबर होंगी, वहाँ की फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो वहाँ ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो जनरेट होगा। यहाँ आप लोगों को ये ग्राफ भी दिया हुआ है, ये भी देख लीजिएगा।
तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मेजर्स टू रिमूव इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे रिमूव किया जा सकता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड डिक्रीज। कंज्यूम करने के जो भी अखराजात होते हैं उन्हें रिमूव किया जाए। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के अखराजात जो होते हैं उन्हें रिमूव किया जाए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड डिक्रीज एंड इंटरेस्ट रेट शुड बी इंक्रीज। अब जैसे ही हम जो है डिफ्लेशनरी गैप की बात करेंगे कि मेजर्स टू रिमूव डिफ्लेशनरी गैप, तो उनमें ये सब चीज़ें जो हैं मीन डिक्रीज जो हो रही हैं वो इंक्रीज़ होंगी और जो इंक्रीज़ हो रहा है वो डिक्रीज़ होगा। डिफ्लेशनरी गैप क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन रियल नेशनल इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रियल नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल के फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो नेशनल इनकम होती है वो जो है एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम पे जो रियल इनकम होती है उनसे क्या होता है, डिफरेंस होता है उनका। मीन कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है बट एन इक्विलिब्रियम लेवल इट डजंट इंक्रीज, देन इट कैन बी से दैट इट्स अ डिफ्लेशनरी गैप। वो देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि मेजर्स टू रिमूव इन्फ्लेशनरी गैप में अगर ये चीज़ें इंक्रीज हो रही थी तो ये चीज़ें डिक्रीज थी उसमें, और ये चीज़ इंक्रीज हो रही थी उसमें इन्फ्लेशनरी गैप में, तो यहाँ वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो टू सेक्टर था डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, उनमें से एक सेक्टर जो है वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? ये किसी भी चीज़ को जब आप कंज्यूम करते हैं ये कंजम्पशन है। जाहिर सी बात है आप अपनी इनकम पे करेंगे तो ही मतलब जो है कंज्यूम करेंगे कोई भी प्रोडक्ट। तो कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। वाईडी क्या है? योर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये तो इसका फंक्शन है ना, कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला है और ये जो है इसका एग्जैक्ट फार्मूला है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो आपकी पर्सनल इनकम होती है। पर्सनल इनकम मीन नेशनल इनकम जो आपको मिले उसमें से तमाम टैक्सेस को रिमूव करके जो आपको इनकम मिलती है वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, वाई तो होगी योर नेशनल इनकम, और जो आपके उसमें टैक्सेस वगैरह हैं उन टैक्सेस को रिमूव करके जितने पैसे आपके पास बचते हैं इट्स योर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। देन इट्स सपोज कंजम्पशन फंक्शन फार्मूला, ये आप लोगों की असाइनमेंट में भी आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो ये जो फार्मूले हैं काइंडली इन्हें जो है आप अच्छे से मीन रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इनके ज़रिए, बिकॉज ग्रैंड क्विज़ेस में जो है इसके असाइनमेंट्स आ सकते हैं, वो सॉरी MCQs आ सकते हैं जो कि आप लोगों को स्टेटमेंट दी जाए शायद, और आप लोगों को जो है वो पता ना हो कि फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो वो याद कीजिए ज़रूर। देन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, the ratio of consumption to income at specific level of income is the average propensity to consume। कि कंजम्पशन से लेके इनकम तक का जो स्पेसिफिक लेवल है यह है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC जो है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जो है शो करता है, और C जो है ये कंजम्पशन है, Y जो है ये इनकम है। हमने क्या कहा कि रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, ठीक है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, ये है एवरेज प्रोपेंसिटी। देन हमारे पास है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा को। ठीक है, हमने जो है ECU 302 में भी पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी जो है आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा पे करना, देना। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। सेम टू सेम, बट उसमें चेंजेस की बात नहीं हुई एवरेज प्रोपेंसिटी में। यहाँ जो है आप लोगों को चेंजेस की बात की गई है कि वहाँ सिंपली दिया हुआ था रेशियो ऑफ द कंजम्पशन टू इनकम, और यहाँ क्या है? द चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। ये जो है फार्मूला, इसमें आप सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए और चेक कीजिए कि आपके पास ये आंसर आते हैं कि नहीं। देन हमारे पास है सेविंग फंक्शन। द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन सेविंग एंड डिस्पोजेबल इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। डिस्पोजेबल इनकम जो आपकी होती है विदाउट टैक्सेस
वो, और जो आपकी सेविंग हुई भी होती है, मीन आपके फॉर एग्जांपल पे है 5000, तो पिछले माह जो है आपकी जो है 2000 जो थे वो बच गए थे, आपने सेव कर लिए थे। तो नेक्स्ट जो आपकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम 5000 थी, तो वो, और वो जो आपकी पिछली इनकम सेविंग थी वो 7000 होगी, तो इसे कहते हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का ये फार्मूला, और जो है हमने उसका जो था कंजम्पशन फंक्शन का जो फार्मूला था वो कुछ और था, ठीक है। आप और कर लीजिएगा, और जो है इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करके देखिएगा कि सेविंग की जो है आपके पास वैल्यूज़ आया कि यही आती हैं कि नहीं। देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, पहले हमने पढ़ा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, और अब जो है एवरेज प्रोपेंसिटी सेव क्या है कि द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, उसमें हम द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम हमने बात की थी। सेम टू सेम है, कंजम्पशन वहाँ था तो आपने कंजम्पशन को इनकम से रेशियो उसकी की थी, बट यहाँ सेविंग है तो आप सेविंग को इनकम से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मार्जिनल का भी वही हिसाब है कि इसमें चेंज इन सेविंग हो जाएगा और चेंज इन इनकम हो जाएगा। Then the sum of MPC, marginal propensity to consumption, and MPS, marginal propensity to save, between any two given levels of income is always equal to 1। कि आप एडअप करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 आएगा। इसी तरह अगर आप APC और APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, को एडअप करेंगे तो आपके पास यूनिट आंसर आएगा, ठीक है। देन देयर इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशंस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन कौन से हैं? इसके टू टाइप्स ऑफ फैक्टर होते हैं, वन इज सब्जेक्टिव फैक्टर एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर में मोटिव ऑफ फोरसाइट, motive of unforeseen needs, motive of improvement, calculations, businesses, pride, ostentation and generosity। जबकि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में जो है चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ड्यूरेबल कमोडिटीज, चेंजेस इन पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, चेंज इन फिजिकल पॉलिसी, इसमें जो है ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है इसमें मेन जो है फार्मूले जो हैं वो खुद से उसमें उनके अंदर वैल्यूज़ पुट करके जो है देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।